नमस्कार, मैं रजनी प्रभा मुजफ्फरपुर बिहार से रचना दर्शन मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। एक सच्चा देशभक्त उसे कहते हैं जो अपने देश के प्रति बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ होकर बलिदान करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उन सारे देश प्रेमियों के लिए, देशभक्त के लिए, जो बिना किसी भी लालच के, लोभ के अपने हर कार्य में ये प्रयासरत रहते हैं कि उन्हें कुछ अपने देश के लिए करना है। नमस्कार, मैं हूँ अंकिता किरण और आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम पे। आज हम ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं और हम सभी जानते हैं कि एक ऑनलाइन मीडियम से हमें जुड़ने का क्या-क्या जो है बेनिफिट्स होते हैं, हम क्या-क्या लाभ उठाते हैं। तो आज मैं बता दूं हमारे बीच हम ऐसे बहुत सारी जो हमारी विशेष टॉपिक्स होंगे उस पर हम बात करेंगे। बहुत सारी आपके बीच हम ऐसे टॉपिक्स को रखेंगे जिस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेस्ट मौजूद हैं और उनका मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं बता दूं दर्शकों की आज हमारे बीच लेफ्टिनेंट कर्नल मनमोहन ठाकुर जी मौजूद है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार। मैं आपको बता दूं और जय हिंद। जी जय हिंद। तो मैं आपको बता दूं ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच एक इतने वरिष्ठ इंसान बैठे हैं जो न केवल एक देशभक्त हैं बल्कि इतने बड़े पद को संभाल भी रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको तमाम दर्शक जो अभी हमें देख रहे हैं कि भारतीय सेना में कार्यरत होने के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और ग्रास रूट लेवल पर इन्होंने खास करके कचोट की है। जी हाँ, जैसा मैं आपको बता दूं कि देश के लगभग सभी हिस्सों में इन्होंने काम किया है, जहाँ पे आतंकवाद के भी विरुद्ध इन्होंने बहुत ही गहरा प्रहार किया है। इन्होंने 26 आतंकवादियों को भी गिरफ्तार करवाया है और ये बहुत ही नागालैंड, मणिपुर, असम जैसे राज्यों के पर नियंत्रण किए हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दर्शकों कि इन्होंने सरोज सेवा संस्थान का भी संचालन किया है और इन्होंने जो कि इनके अपने पैतृक गांव में वैशाली जिले से सर बिलोंग करते हैं और वहां पर इन्होंने अपने पिछले 7 वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं। और साथ ही साथ में इन्होंने एक बहुत ही बड़ा काम किया है, यानी कि 100 बच्चों को तकनीकी शिक्षा दिलाई है और देते आ रहे हैं और इन सभी कार्य में वो कार्यरत हैं। तो आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। तो पहले मैं ये जानना चाहूंगी सर कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने आर्मी में जाने की ये जो डिसीजन लिया वो क्यों लिया और आप क्या सोचते हैं कि हमारे जो बिहार वासी हैं और जितने भी हमें अभी इस वक्त लोग देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आर्मी में आने के लिए क्या मुझे प्रेरित किया, इसके पीछे बहुत ही लंबी कहानी है। मैं थोड़े से बैकग्राउंड में जाऊंगा। जब मैं 4 साल का था उस टाइम 1974 में मेरे पिताजी की हत्या हो गई नक्सलियों के हाथ में, गिरिडीह के जंगल में। जब वो एक सरकारी बस, बिहार सरकार की बस चलाकर लेके जा रहे थे, उसमें 50 यात्री बैठे हुए थे और नक्सलियों ने उनको बीच जंगल में रोक करके कहा कि आप बस रोक दीजिए ताकि हम इनको लूट सकें। मेरे पिताजी ने बहुत ही बहादुरी से बस को नहीं रोका और उनको चैलेंज किया कि मैं तो बस कभी नहीं रोकूंगा और आगे 3 किलोमीटर पुलिस स्टेशन है, सिर्फ वहीं जा करके रोकूंगा। तो उन नक्सलियों ने उन पर काफी दबाव डालने की कोशिश किया और मेरे पिताजी उतनी ही तेज रफ्तार में उस बस को चलाते रहे। जब नक्सलियों को लगा कि ये हार नहीं मानेगा तो उनमें से एक ने पिस्टल चला दी उनके कान पे, कनपट्टी पे पिस्टल रख करके, और स्टीयरिंग पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन वो दम तोड़ते वक्त भी उन्होंने बस को सही सलामत खड़े रखा, जिससे किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं आई। और वहीं से हमारी जीवन यात्रा जो मुश्किल भरी शुरू हुई, वहीं से स्टार्ट हुई। मेरी माताजी सरोज देवी उस समय मात्र 26 साल की थी। हम 3 भाई बहन थे
ममता झा मुझसे 4 साल बड़ी हैं। मैं सेना अधिकारी हूँ। मेरा छोटा भाई केंद्रीय औद्योगिक बल में सीनियर कमांडेंट है। तो एक ये ऐसी कहानी है जो बहुत सारे लोगों को प्रेरित करेगा कि एक विधवा जो 26 साल के उम्र में नक्सलियों के हाथ में अपना पति खो चुकी है, उन्होंने किस तरह से अपने तीनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया होगा कि आज तीनों एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस टाइम पर सेना में वैकेंसी निकली और मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कहा, क्योंकि गांव में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस होती नहीं है, तो इस तरह से मैं सेना में आया। और सेना में आने के बाद मुझे क्या अवसर मिला कि मैं लगभग 15-16 राज्यों में मैंने सर्विस की। स्पेशली आतंकवाद से पीड़ित जो राज्य थे, असम, मणिपुर, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, इन सब राज्यों में मैंने बहुत काम किया है और आतंकवाद के विरुद्ध तो एक्सटेंसिव काम किया, जैसा कि आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बता भी दिया। सेना ने मुझे सशक्त बनाया और इस सशक्तिकरण का सबसे ज़्यादा फायदा अगर मैं आज के डेट में दे रहा हूँ तो अपने गांव में सरोज सेवा संस्थान की स्थापना करके दे रहा हूँ, जहाँ पर बहुत सारे बच्चों को तकनीकी शिक्षा मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं हम लोग। महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर एजुकेशन, खेल कूद की सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं मैंने अपने गांव में दे रखी है। और मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान में 6.5 लाख गांव हैं। हर गांव में अगर सरोज सेवा संस्थान जैसी संस्थान खुल जाए तो बहुत जल्दी हमारा देश विकसित हो जाएगा। जो 2047 तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एम रखा है, मुझे लगता है कि अगर मेरा ये आइडिया क्लिक कर जाए और हर गांव में ऐसी संस्थान खुल जाए। हर गांव में कुछ सक्षम लोग होते ही होते हैं, 4-5 लोग सक्षम होते हैं जो थोड़े से धन को त्याग करके, योगदान करके एक ऐसी सुविधा उपलब्ध करा दें जहां बच्चों को सही गाइडेंस मिल सके और सही दिशा मिल सके, जिससे हमारा देश बिल्कुल ही विकसित श्रेणी में आ जाएगा। तो आपने ये बहुत ही अच्छी बात बताई कि आपने जर्नी जो स्टार्ट की थी वो काफी आपके लिए संघर्षशील रहा था और आपको बहुत विपत्तियों का सामना करना पड़ा और उस सिचुएशन से ही आपने प्रेरित होके एक अलग दिशा को चुना। तो ये वाकई काबिल तारीफ है और आप एक पद स्थापित हैं, आप एक अच्छे पद पर हैं और उन सभी कार्यों को करते हुए, आप अपनी ड्यूटी को निभाते हुए, फिर भी आपने अपनी ना कि बल्कि देश के लिए बल्कि अपने प्रदेश के लिए, जहाँ से आप जन्मे, जहाँ से हमारी जो बिहार की जो माटी है, उसके लिए कुछ आपने अलग करने का सोचा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सभी सिर्फ बात करते हैं लेकिन उसे कोई अंजाम नहीं दे पाते। हम उसकी शिकायत करते हैं कि यहाँ पे ये नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है, वो नहीं है, लेकिन कोई भी प्रयासरत नहीं रहते हैं कि हम उसमें बदलाव कैसे ला सकें। तो ये आपने बहुत ही अच्छा कार्य शुरू किया है और तमाम जो हमारी जनता अभी हमसे जुड़ी भी होंगी और देख रही होंगी और सुन रही होंगी हमें, तो इससे प्रेरित होने की जरूरत है और उन्हें ये संकल्प लेने का की आवश्यकता है कि हम अपने एकजुट होकर, हम एक साथ मिलकर अगर एक कार्य को अंजाम देते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो देश है वो प्रगति की ओर बढ़ेगा। तो सर, अगला मेरा सवाल आपसे ये होगा, जैसे आपने सरोज सेवा संस्थान की बात की, तो इसके बारे में जरा बताएं आप कि क्या सोचकर आपने स्टार्ट किया और कैसे इस मुहिम को आगे ले जाने का सोच रहे हैं? जी हाँ, मैं वैशाली जिला जो बिहार का एक जिला है, पटना से मात्र 50 किलोमीटर दूर पे मेरा गांव है बगनोचा, जो महनार थाना अंतर्गत आता है वैशाली जिले में। लेकिन इतनी कम दूरी होने के बावजूद भी पिछले 10 वर्ष पहले तक हमारा जो गांव है वो बहुत सारी बेसिक सुविधाओं से वंचित था। मेरा बचपन जहाँ बीता उस गांव में, जब उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लालटेन में हमने पढ़ाई की, रोड नहीं थे, अच्छे सड़क नहीं थे, कोई सुविधा नहीं थी, पीने के पानी साफ उपलब्ध नहीं होते थे उस टाइम पर, और क्राइम बहुत ज़्यादा होता था, अपराध बहुत ज़्यादा होता था उस एरिया में।
अब आप ये समझ लीजिए कि बचपन जो हमारा बीता लगभग दहशत में ही बीता। हर बार हम लोग जब सुबह उठते थे तो यही कहानी सुनते थे कि उस गांव में वहाँ डकैती हो गई, वहाँ लूट हो गया। उस समय अखबार भी नहीं होते थे, लेकिन लोगों की बातों से कानों तक हमारी आवाज़ पहुँचती थी। तो मैं हमेशा यही दुखी होता था कि समाज में कितनी ज़्यादा बुराइयाँ चल रही है और इसको रोकने वाला कोई नहीं है। कोई उसको रोकने की हिम्मत नहीं करता था और लोग मूक दर्शक बने हुए रहते हैं। एक एक परिवार में अगर झगड़ा हो रहा है तो दूसरा परिवार मूक दर्शक बना रहता है कि मुझे क्या मतलब। वो ये नहीं सोचता है कि कल आज उसके यहाँ हो रहा है और हम अगर मूक दर्शक बने रहें तो कल हमारे यहाँ भी होगा, और ऐसा होता भी है। तो ऐसे हिम्मत की वहाँ बहुत कमी मैंने देखी, बचपन से ही देखी। और मैं थोड़ा शुरू से ही बचपन से ही अलग रहा, हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाया। इसका मुझे सामना भी करना पड़ता था, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मेरे अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा आ गई, जो मैं सेना अधिकारी तक बन पाया। ये आसान नहीं है वहाँ से निकल कर के ये बनना। अभी उस संस्थान की स्थापना का जो मेरे अंदर जो प्रेरणा मुझे मिली, वो ये था कि मेरी माताजी मेरे लिए ही जो सब कुछ, माता-पिता दोनों का रोल उन्होंने, मेरे माताजी ने किया, और उन्होंने जो संघर्ष किया उस संघर्ष को मैंने बहुत करीब से देखा कि एक विधवा एक समाज में जब अपने बच्चों को पालती है तो उनको किन-किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कैसे-कैसे दबाव आते हैं, कैसे-कैसे परेशानियों को उठाना पड़ता है। लेकिन मैं इस मामले में लकी था कि मेरे रिश्तेदार, मेरे चाचा, मेरे परिवार के लोग, मेरी ग्रैंड मदर जो दादी थी, ये सब बहुत ज़्यादा हिम्मती थी और इन लोगों ने काफ़ी सहयोग किया। मेरे रिश्तेदारों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया, जिसकी वजह से मैं पढ़ाई कर पाया। और पढ़ाई करने के लिए मुझे 2-3 जगह पे निकलना पड़ा। मधुबनी में मैंने पढ़ाई की, छपरा में मैंने पढ़ाई की, हाजीपुर में मैंने पढ़ाई की। इन 3 शहरों में जब मैंने 3 शहरों का वातावरण देखा तो मेरे अंदर काफ़ी जागरूकता आ गई कि नहीं, अगर किसी भी बच्चे को अगर एक्सपोज़र दिया जाए तो वो आगे निकल सकता है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं खुद हूँ। अभी हम तीनों भाई-बहन अधिकारी बन के वहाँ से निकल गए। तीनों भाई-बहन शहर में ही रहते हैं। तो वहाँ पर जो अभी की जो नई पीढ़ी है, उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि ये लोग क्या करके यहाँ तक पहुँचे। धीरे-धीरे हमारा पलायन गाँव से इतना ज़्यादा हो रहा है कि अगर हम लोगों ने गाँव में जाना अगर छोड़ दिया, तो वहाँ के बच्चों को क्या प्रेरणा मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगी। वो सोचेंगे ये कुछ लोग थे यहाँ पे, यहाँ से चले गए। तो इसीलिए मैंने माताजी के नाम से, सरोज देवी मेरी माताजी हैं, उनके नाम से, वो अब इस दुनिया में नहीं है। 2012 में उनका देहांत हो गया, जो हमें सबसे बड़ा झटका लगा कि जब सुख की घड़ी उनको आई तो वो दुनिया से चल पड़ी। कुछ लोग आते ही हैं धरती पर सिर्फ लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, संघर्ष करके रास्ता दिखाने के लिए। वो मेरी माताजी ने किया। तो उनके यादगार में हमने एक संस्थान खड़ी की गाँव में कि नहीं, यहाँ इस संस्थान में एक तो उनकी कहानी लिखी हुई है जिससे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। साथ ही हम लोग तीनों भाई-बहन इतने सक्षम हैं कि अगर वहाँ इतनी सुविधा हम उपलब्ध करा दें, इसमें मेरे दोस्त लोग भी शामिल हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं, मित्र हैं, परिचित हैं, रिश्तेदार हैं जो उसमें बहुत योगदान करते हैं, जिसकी वजह से आज संस्थान 7 वर्ष में एक ऊंचाई पकड़ चुका है। लास्ट ईयर टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा पेज छापा था हमारे संस्थान के ऊपर, जो पूरी दुनिया ने पढ़ा। 1,68,00,000 लोगों ने एक दिन में पढ़ा था उस न्यूज़ को। एक उसी तरह से गुड न्यूज़ टुडे ने 2023 में कवर किया हमारी स्टोरी को, जो पूरी दुनिया ने देखा उसको। और मुझे लगता है कि जाने में कम से कम 60-70 ऐसे इंस्टीट्यूशन 60-70 गाँव में ऑलरेडी खुल चुके हैं। मेरे बहुत सारे लोग हैं, दोस्त हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं और इसी तर्ज पर एक लाइब्रेरी या कोई ऐसी सुविधा अपने गाँव के बच्चों के लिए खोल रहे हैं, जो सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए उस संस्थान को मैंने स्थापित किया था अपने माताजी की पुण्य स्मृति में, और उस बहाने हम लोग सारे रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं गाँव में, लोगों से मुलाकात होती है और नए बच्चों को, नए जनरेशन के बच्चों को प्रेरणा मिलती है कि नहीं, जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। वाह! तो आपने इतनी सारी मुश्किलों का सामना किया और फिर भी आपने जो आपके अंदर दृढ़ संकल्प था, उसको आपने नहीं मिटने दिया, चाहे कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आई हों। और जो आप ये मुहिम चला रहे हैं कि हमारे देश के साथ-साथ हम अपने
अपने जिस स्टेट से हम निकले हैं और जहाँ अभी आप पद स्थापित हैं, तो हम कैसे बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं हमारे अपने देश राज्य के लिए। जैसे हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो आपने बताया कि आप एक विशेष कार्य कर रहे हैं और यहाँ के बच्चे अवगत नहीं रहते हैं इन सब चीजों से। उन्हें लगता है कि हर चीज बहुत आसान, मतलब तुरंत मिल जाए। और आज के जनरेशन में तो ये चीज आ ही गया है कि तुरंत अगर हासिल नहीं होती है, कोई भी अचीवमेंट नहीं मिलती है, तो उन्हें लगता है कि वो बहुत ही जल्दी हतोत्साहित हो जाते हैं। तो सर, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल भी है आपसे कि जो आपने गांव की बात की कि गांव में जो हमारे बच्चे हैं और जितने भी युवा हैं, अभी युवा पीढ़ी है, वो इसको कैसे बदला जाए। हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उस पर कैसे कार्य किया जाए, और ताकि हर लोग इससे अवगत हो सके और एक साथ मिलकर हम अगर ये कार्य को अंजाम देते हैं, तो शायद बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस पर क्या कहना जी चाहेंगे हाँ, आप? जी हाँ, इसका मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको कि आज का युग जो है इंटरनेट का युग है, जो हमारे टाइम में नहीं था। और जब हाँ। इंटरनेट के बिना जब हम लोग इस मुकाम तक पहुंच गए, तो गांव से निकल करके, तो मैं ये संदेश देना चाहता हूं लोगों को कि आज का जो इंटरनेट का युग है, इंटरनेट के माध्यम से गांव-गांव तक लोग जुड़े हुए हैं और देश की बड़ी-बड़ी सुविधाओं को समझ सकते हैं, उस पर ट्रेनिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। और वो हम लोग प्रयास करते हैं। बहुत सारे विशेषज्ञ ऑनलाइन स्मार्ट बोर्ड के जरिए हमारे गांव से सीधा जुड़ते हैं। अमेरिका से लोग जुड़ रहे हैं, कैलिफोर्निया से लोग जुड़ रहे हैं, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, हर जगह दुनिया के हर कोने से लोग मेरे गांव से जुड़ करके मेरे गांव के बच्चों को वो गाइडेंस करते हैं। तो इसी तरह की सुविधा हर गांव में अगर उपलब्ध हो जाए, तो किसी को ये मारामारी नहीं रहेगी कि उसको दिल्ली जाना पड़ेगा, बॉम्बे जाना पड़ेगा तभी उसकी आंखें खुलेगी। नहीं, आज के डेट में अगर देखा जाए, स्वच्छ वातावरण अगर कहीं है तो वो गांव में है। और इंटरनेट ने उन सारी बाधाओं को, उन सारी दूरियों को खत्म कर दिया। इंटरनेट एक अच्छा ब्रिज बन गया, एक सुदूर इलाके से लेकर के एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के बीच में। तो उसको, इसका फायदा अभी हम इस तरह से उठा सकते हैं कि उन बच्चों को उठा करके सिर्फ उन सुविधाओं के बीच में लाना है, उनको गाइड करना है। नकारात्मकता से जो भरा हुआ माहौल है अभी गांव में, क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहे हैं, लोगों को गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो सिस्टम को दोष देते हैं। सिस्टम दोषी नहीं है, कहीं से भी सरकार को दोष देना, सिस्टम को दोष देना। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार ने हमारे पार्लियामेंट ने अपना काम कर लिया है, जुडिशियरी अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, आर्मी अपना काम कर रही है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन उस सुविधा की जानकारी भी तो लोगों को होनी चाहिए कि क्या क्या सुविधा वो सरकार से उठा सकते हैं। वो कैसे उठाएंगे? अवेयरनेस के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हर समस्या को दूर कर सकता है। तो हमें हर गांव को, हर बच्चे को शिक्षित करना होगा। कैसे शिक्षित होंगे? जब उनके बीच में हम जाएंगे, उनके बीच हम समय बिताएंगे। मैं हर शहर वासियों से निवेदन करता हूँ कि वो अपने गांव में साल में 2 बार 3 बार जाएं और अपना अनुभव उन बच्चों के साथ शेयर करें। अगर आपको जाने का टाइम नहीं मिलता है तो वीडियो कॉल के थ्रू अपने घरों में आप बात करते ही है, उसी तरह से गांव के बच्चों से भी आप बात करिए। गूगल मीट है, जूम मीट है, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको ऑनेस्टली अपनी जर्नी उनको बतानी है कि देखो मैं ये किया। आप जब जीवन में संघर्ष करते हैं तो आपको बुरे दौर से भी गुजरना पड़ता है और अच्छे दौर से भी गुजरना पड़ता है। तो उन बुरे और अच्छे दौर की जानकारी दीजिए लोगों को, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, ये एक स्टेपिंग स्टोन है। अगर इस पे हमें आगे बढ़ना है तो हमें बुरे दिनों को भी देखना पड़ेगा, हमें मुश्किलों को भी झेलना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, बुरे दिन का शेयर नहीं करते हैं, हम नहीं बताते कि मेरे साथ क्या। बताइए, कोई कुछ नहीं होता है। कोई लोग अपना इज्जत, और ये इसकी जो परिभाषा है खास करके गाँवों में और कम विकसित इलाकों में जो मैंने देखी है, वो एक बड़ी भ्रमित विचार है लोगों का कि मैं ये काम करूंगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। काम करने से कोई किसी की इज्जत नहीं जाती है। तो काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। आदमी अच्छा या बुरा हो सकता है, काम कभी अच्छा या बुरा नहीं होता है। एक स्वीपर भी है, एक सब्जी बेचने वाला भी है। अगर वो अपने बच्चों को सही शिक्षा दे करके उनको एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा देता है तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो उसने ईमानदारी से काम किया, मेहनत किया और अपने बच्चे को सही शिक्षा दिया। इस चीज की कमी देखी जा रही है।
लोग पैसा जमा करने के चक्कर में लगे रहते हैं। भ्रष्टाचार खास करके बिहार के उसमें मामले में अगर मैं देखूं तो लोग सोचते हैं कि बेटी की शादी के लिए मैं दहेज इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं उनको ये कहता हूँ कि जितना दहेज आपने उसके शादी के लिए इकट्ठा किया, उसको पढ़ाने में आप खर्च कर दीजिए। वो इतनी सशक्त हो जाएगी कि इसकी शादी कभी नहीं रुकेगी। उसी तरह से लड़कों के लिए एक भ्रम है कि नहीं, लड़कों को नौकरी अगर करनी है तो उनको रिश्वत देनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं पैसा जमा कर लेता हूँ। नहीं, उनको मैं ये कहता हूँ कि जितना पैसा आपने रिश्वत देने के लिए जमा किया है, उतने पैसा दे करके बच्चे को कहीं बाहर अच्छी शिक्षा दीजिए, भेजिए उनको। वो बच्चा इतना सशक्त हो जाएगा कि आपको उसके नौकरी की चिंता नहीं करनी है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, सुनने में भी बहुत अजीब लगेगा हमारे दर्शकों को, लेकिन ये फैक्ट है। शिक्षा के प्रति लोगों को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। खास करके बिहार जैसे बहुत सारे राज्य हैं हमारे देश में, वहां पर लोग जो भ्रमित करते हैं, अभी 7वीं 8वीं क्लास करके बाहर चले जाते हैं और वो 18,000 का मोबाइल खरीद के गांव में दूसरे बच्चों को लालच देगा कि देखो मैं तो 9th क्लास 8th क्लास पास हूँ और मैं 20,000 कमा करके बहुत बड़ा मोबाइल मैंने खरीद लिया है। तो इस तरह का जो भ्रमित करने का जो उनका ये होता है, इसको रोकना पड़ेगा सही शिक्षा दे करके। और जब तक हमारे जैसे आप जैसे लोग इस कदम को नहीं उठाएंगे, तब तक ये इस काम में हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो संस्थान मेरा पिछले 7 वर्ष से इस पर प्रयासरत है। बहुत हद तक हमें सफलता भी मिली है। हमारे गांव में बहुत सारा एजुकेशन के प्रति लोगों का झुकाव हुआ है। मुझे हर दिन किसी न किसी का कॉल आता है, मैं उसको गाइड करता हूँ कि आगे क्या करना है क्या, क्योंकि ये दुनिया जो है बहुत बड़ी है। उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे उसमें, लेकिन हम उसको जानते नहीं हैं। उनकी जानकारी देने की जरूरत है। बिल्कुल। तो आपने वाकई बहुत ही अच्छी बात कही कि खास करके जो महिलाओं के लिए आपने बात की, जो भी लड़कियां होती हैं, जो भी युवा वर्ग हैं और जो भी पढ़ रहे हैं, और जो हमारे बिहार में एक मानसिकता है कि लड़कियों के लिए जो धन संचय हम कर रहे हैं, तो शादी हो जाएगी तभी वो सुरक्षित रहेगी। लेकिन आजकल जैसा हम बहुत सारे केसेस देख रहे हैं जहाँ पर मतलब शादी तो हो जा रही है, लेकिन ना लड़की खुश हो पा रही है, ना फिर बस हमारी एक सोच जो है हमें उनके जो ड्रीम्स होते हैं वो पूरे नहीं कर पाती हैं। अभी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अभी जो हम कह सकते हैं होम वायलेंस की शिकार होती हैं और इसका सामना करना पड़ता है उनको। तो ऐसी शादी से क्या फायदा? अगर आप बच्ची को अपने शिक्षित कर देंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा कि वो अपने लिए भी कमा सकेगी और अपने परिवार की भी हेल्प कर सकेगी, और जो भी उनके ड्रीम्स है उसको वो पूरा कर सकेगी। तो मुझे लगता है कि ना कि बस एक बच्चे को हक होना चाहिए जीने का, लड़कियों को भी उतना ही हक मिलना चाहिए बराबरी का। और ये तभी हो सकेगा जब हमारी सोसाइटी में हम अपनी मानसिकता बदलेंगे। खास करके हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्हें ये अपनी सोच में चेंज लाने की बहुत जरूरत है। ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही और ये बात रखने की बहुत जरूरत भी है, क्योंकि आजकल बहुत सारे हमें ये सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरा मैं ये प्रश्न करना चाहूंगी, जैसे कि अभी हमारे बिहार में अभी भी किसी की जो सोसाइटी है हमारी की IAS IPS की ही सोच रखते हैं कि हमें IAS IPS ही बनना है, उसके अलावा कुछ वो सोच नहीं पाते, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि यहाँ पे तो कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे जो बहुत साल से प्रयास में लगे हैं, लेकिन उन्हें वो अचीवमेंट नहीं मिल रही, सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो उन सारे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सपना देखना बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा कि सपना आप नींद में मत देखिए, सपना आप ऐसे देखिए जो आपकी नींद उड़ा दे। और ये एक कहावत से मैं बहुत हद तक सहमत हूँ। हर बच्चा चाहता है कि वो IAS बने, IPS बने, लेकिन उस बच्चे को ये समझने की भी जरूरत है कि उसकी अपनी काबिलियत क्या है, बिल्कुल, उसका अपना बैकग्राउंड क्या है, जितना जितनी पढ़ाई करने की जरूरत है, क्या उतना समय उसके पास है, उतने साधन उसके पास है। तो जरूर इस पर प्रयास करना चाहिए। ज्यादातर केसेस मैंने देखे हैं दिल्ली में कि अपना समय बर्बाद करते हैं।
ये मैं बात जो कर रहा हूँ अमीर परिवार के बच्चों की भी बात कर रहा हूँ, और जो बिल्कुल ही गरीब परिवार के बच्चे हैं और सपना लेकर के दिल्ली आते हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ कि दिल्ली आते हैं ज़्यादातर IAS IPS की तैयारी करने के लिए, और 3 साल 4 साल लगा करके, और कुछ लोग सफल भी हो जाते हैं और ज़्यादातर लोग असफल होते हैं क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। लोगों को समझना जरूरी है कि अगर 11 लाख 12 लाख लोग अप्लाई करते हैं और उनमें से मात्र 1100 1000 वैकेंसी है, तो उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि क्या रेशियो है, यानी मैं उस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा हूँ कि नहीं बैठ रहा हूँ। सबको पता होता है अपनी काबिलियत। मैं उनको ये सलाह देना चाहता हूँ कि इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज हैं जहाँ पर अगर आप IAS IPS की तरह उतने पावरफुल नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो अदर जॉब्स हैं उसमें भी आपको पैसे की और प्रतिष्ठा की कमी नहीं रहेगी। वहाँ भी पैसा है, पावर है, हर एक फील्ड में सबके पास पावर है। अगर एक कॉलेज का प्रिंसिपल है, कॉलेज का टीचर है, वो भी पावरफुल आदमी है। बैंक का मैनेजर है, वो भी पावरफुल आदमी है। रेलवे का अधिकारी है, वो भी उतना ही पावरफुल है। हर क्षेत्र में एक सेनाधिकारी है अपनी जगह पे, वो भी पावरफुल है। हर क्षेत्र में जो जहाँ है, एक बिजनेसमैन है, वो भी पावरफुल है। पावर क्या होता है? हमारे बिहार के बच्चों को क्या भूख लगती है? पावर की, कि मैं कुर्सी पे बैठ जाऊंगा तो मुझे पावर मिल जाएगा। पावर किस चीज से मिलेगा? पावर आपको एजुकेशन से मिलेगा, आपके कमाने की क्षमता से मिलेगा, आप कितना ख्याल रखते हैं दूसरों का, अपने लोगों को कितना साथ लेकर चलने की क्षमता रखते हैं, उससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, ना कि सिर्फ कुर्सी से मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुर्सी पर बैठ तो जाते हैं लेकिन प्रतिष्ठा वो बिल्कुल ही नहीं कमा पाते, लोग उनसे नफरत करते हैं। अगर एक अधिकारी रिश्वतखोर है तो उससे कौन प्रेम करेगा, उसको कौन रिस्पेक्ट देगा? उसके ऑफिस में जाएगा तो अंदर अंदर वो यही सोचेगा कि ये तो घटिया आदमी है, रिश्वतखोर आदमी है। उसके पावर की वजह से उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, लेकिन उसके मन में उसके प्रति नफरत ही रहेगी। लेकिन एक ईमानदार आदमी है, चाहे वो छोटी कुर्सी पर ही बैठा हुआ है, वहां पर वो रिस्पेक्ट के साथ जाएगा, रिस्पेक्ट के साथ बात करेगा। तो बच्चों में ये बताने की जरूरत है कि सिर्फ एक यही सर्विस नहीं है जिसके लिए आप प्रयास करें। कोई बोलता है मैं पुलिस बनना चाहता हूँ, आर्मी में जाना चाहता हूँ, IAS बनना चाहता हूँ, IPS बनना चाहता हूँ। अपने रास्ते को आप संकीर्ण मत बनाइए। आपके पास बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे मौके हैं, क्योंकि आपका नॉलेज कम है इसलिए आपने दायरा को सीमित कर रखा हुआ है। आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपने एजुकेशन को बढ़ाइए, आपको 50 रास्ते मिलेंगे, 100 रास्ते मिलेंगे। बिहार से पलायन IAS IPS के लिए तो होता ही है, साथ में जो मैंने पहले भी कहा कि 9वीं 10वीं क्लास 8वीं क्लास पास करके कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा हो जाना है, उसके लिए भी होता है। मैं इसको डिस्करेज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि जो दलाल होते हैं, जो दूसरे राज्यों में जाकर के एजेंट बन जाते हैं, वर्कर्स का एजेंट, ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये वो बच्चों को खींच कर ले आते हैं कि चलो तुमको मैं 20,000 की नौकरी दिलाऊंगा और तुम्हारे पास इतना इनकम हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगी, तुमको ये मिलेगा, सुविधा मिलेगी। उस बीच में पढ़ाई छुड़वा देते हैं। वो माँ बाप को चाहिए कि ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि वो जो एजेंट बना हुआ है, अगर वो 50 लेबर लेकर के आ जाता है तो उसको फिर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उन 50 लेबर से अगर वो 2-2 हजार रुपया ही अगर ले लेता है तो उसका 1 लाख रुपया बैठे बैठे उसको इनकम होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मकर जाल है जो पूरे देश में फैला हुआ है। और खास करके ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो वर्कर्स को लेकर के बाहर आते हैं, उनको एक तबेले में रख देंगे, एक एक रूम में 10-10 लेबर की तरह रखेंगे और मनमाना उनके साथ करेंगे, पैसा भी 2-2 3-3 महीना का रख लेते हैं। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देने की जरूरत है हमारे बिहार में, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी ऑफिसर हैं, सक्षम हैं, वो लोग जाइए अपने अपने गाँव में और लोगों को बताइए ये सब चीज़ें। आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता है 80% आदमी 90% आदमी आपको ना सुने, क्योंकि आपकी बात बहुत बुरी लगेगी उनको, क्योंकि वो जो एजेंट हैं उन्हीं के बीच के हैं, उन्हीं को खींच करके ले जा रहे हैं। आप बता के आएंगे, वो अक्ल हो करके वो फिर उनको भड़का देंगे कि ये तो ऐसे ही सुनाने के लिए आया था, ज़्यादा पढ़ लिख लिया इसलिए ऐसा करता है। ये नॉर्मल बात है। लेकिन आप उन 90% लोगों की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। वो करप्शन में रहना चाहते हैं तो उनको रहने दीजिए। लेकिन अगर आपने 10% लोगों को भी अच्छे से समझा दिया तो वो 10% कल को इन 90% की खबर ले लेंगे और उनको भी सही रास्ते पर ले आएंगे।
ये मेरा विश्वास है। और बहुत ही अच्छी बात आपने रखी है हम सभी के बीच कि कैसे जो ये धांधली हो रही है और जो भी हमें गलत चीजों का सामना करना पड़ता है, उन सभी से कैसे बचना है। और अगला मेरा ये प्रश्न होगा आपसे सर कि जैसे अभी हमने जॉब की बात की, जॉब मार्केट हमारा बहुत सीमित हो जाता है बिहार में, जैसा हम देखते आ रहे हैं। तो ये जो उसके बीच आती है उद्योगिता की बात हम करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग अपने आइडियाज तो ला रहे हैं लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं कि कैसे मैं करूं, मुझे समझ में आया, मेरे पास तो अभी कैपिटल है ही नहीं कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं, और मैं पता नहीं आगे क्या होगा, मतलब मेरा ग्रो करेगा बिजनेस कि नहीं करेगा। तो इन सारी चीजों के बीच में अभी तो आजकल हम देख रहे हैं कि लोग कंटेंट क्रिएटर भी बन रहे हैं और इसके जरिए लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कुछ करना चाहते हैं अलग, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास इतनी वैकेंसीज नहीं है कि हर किसी को हम जॉब प्रोवाइड कर सके। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ी बातें बताएं। जी हाँ, ये इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ में स्किल लेना पड़ेगा। देखिए, हमारे देश में जो 3 तरह के लेबर हैं, एक है अनस्किल्ड लेबर, दूसरा है सेमी स्किल्ड लेबर एंड तीसरा है स्किल्ड लेबर। तो अनस्किल्ड लेबर हम सबको पता है कि वो एक तरह का वो लेबर का काम है और जो मालिक बताएगा, जो ऑनर बताएगा, उसके हिसाब से काम करना है। सेमी स्किल्ड लेबर में वो आते हैं जो जैसे कुछ काम उसने सीखा हुआ है, कुछ काम सीखा हुआ है और उसको और भी ट्रेनिंग दे करके लगाया जा सकता है और थोड़ा इनकम भी ज़्यादा होगा, वो कर सकते हैं। स्किल लेबर वो होते हैं जो स्पेसिफिक काम में वो तैयार है, काम करने के लिए तैयार है। वो गाड़ी का ड्राइविंग करना जानते हैं, शेफ का काम जानते हैं, अच्छी कुकिंग करना जानते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम करना जानते हैं, व्हीकल मैकेनिक हैं, जो कि ITI के थ्रू ये सब चीज़ें ली जा सकती है। तो स्कूल टाइम से ही चाहिए कि माता पिता को भी और शिक्षकों को भी कि इस बच्चे का क्या इंक्लिनेशन है और आर्थिक क्षमता भी, क्योंकि हायर एजुकेशन में जाने पर पढ़ाई पैसे की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम चलाए हुए हैं, एजुकेशन लोन वगैरह भी मिलता है, बट ये सब कहना आसान है, लेकिन जब आप उसमें पढ़ते हैं बीच में तो उसमें इंटरेस्ट रेट वगैरह भी देना पड़ता है। तो आप अपनी आर्थिक क्षमता के हिसाब से बच्चों को एजुकेशन लोन वगैरह लेकर के जितनी ज़्यादा हो सकते हैं पढ़ाई करें। पढ़ाई आपने कर ली, उसके बाद आपको चाहिए कि आप अपनी क्षमता के अनुसार क्या काम कर सकते हैं। कोई ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह का काम अवेलेबल है। अगर स्टार्टअप करना है तो भारत सरकार का और स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम है जो आप अप्लाई करके आपको लोन मिलेगा। लेकिन इसमें क्या डिमेरिट देखी जाती है कि जिस काम के लिए वो लोन लेते हैं चालाकी कर जाते हैं, पैसा कहीं और लगाएंगे और ये सोच करके कि अच्छा मैं फेल भी हो जाऊंगा तो गवर्नमेंट हमें माफ कर देंगी, तो उसको फिर वो चोरी करने ही लग जाते हैं, पैसा नहीं चुकाएंगे। तो जब आप इस काम में खुद ईमानदार नहीं है तो सफलता की क्यों उम्मीद करते हैं? आपको पहले ईमानदार होना पड़ेगा। अगर 5 लाख रुपया आपने स्टार्टअप के लिए लिया है और जिस काम के लिए लिया है उस काम में आपने पहले ट्रेनिंग लिया कि नहीं लिया, आपने उस तरह के एक्सपर्ट को शामिल किया कि नहीं किया। जब उतना एक्सपर्टीज आप हासिल कर लेते हैं उसके बाद जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जिस दिशा में काम करना चाह रहे थे उस दिशा में आप काम कर रहे हैं। लेकिन 90% केसेज में ये देखा गया है कि लोन लेंगे किसी और काम के लिए, लगाएंगे कहीं और। तो जब आप खुद डिसऑनेस्ट हैं, खुद बेईमान हैं, तो आप वहाँ पर सफलता की उम्मीद मत कीजिए। फिर आपका वो लक है, आप हो सकता है आप गलत रास्ते से भी बहुत अमीर बन जाएंगे, लेकिन उसको फिर नैतिकता में क्वेश्चनेबल हो जाएगा, उसमें उसको आप सफल नहीं बोल सकते हैं। गवर्नमेंट हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार होती है। ये गवर्नमेंट छूट क्यों देती है, सब्सिडी क्यों देती है कि भाई आप काम कर रहे हैं ईमानदारी से, हम भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑडिट सिस्टम है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आपके वहाँ के अधिकारी हैं जो मॉनिटर करते हैं कि आप सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर उसके बावजूद भी आपको घाटा होता है तो सरकार आपके साथ खड़ी रहती है, आपको कभी आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं करेगी सरकार। और सबसे पहले आप खुद ईमानदार बनिए, मेहनती बनिए
दक्ष बनिए, उसमें एक्सपर्टीज हासिल कीजिए और फिर स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल ही आपको सफलता मिलेगी, आपको कोई रोक नहीं सकता है आसमान छूने से। बिल्कुल। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम पहले तो खुद से ऑनेस्टी बरतें, हम खुद में ऑनेस्ट रहें और जो भी हमें कार्य करना है, उसके लिए जो भी पर्याप्त चीज़ें ज़रूरी है, उस पर ध्यान दें, विशेष ध्यान दें और कहीं मदद लेनी हो तो मदद लेने से भी हिचकिचाएँ नहीं। इन सारी बातों से आपने जानकारी दी हमें कि हम एंटरप्रेन्योरशिप के अगर ओर अग्रसर होते हैं और अगर हम खुद का कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पहले तो अपना माइंडसेट बनाना होगा। तो इसी से जुड़ी हमारी अगली प्रश्न भी है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट देखा जा रहा है, अभी भी हमारे बिहार में लोग मुशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं हम पीछे रह जा रहे हैं, यहाँ पे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है नहीं। जो खास करके जो पढ़े-लिखे वर्ग भी हैं, तो उन्हें अक्सर यहाँ से बाहर निकलना पड़ता है और जहाँ तक कि हम बहुत सारी चीज़ों की बात करें, जैसे मीडिया है, अभी आर्ट एंड कल्चर है, वो भी बहुत अगर बात करें तो बहुत हद तक वो भी इतना विकसित नहीं है जितना होना चाहिए, अगर हम कंपेयर करें अगले राज्य से। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे और क्या अपनी बातों को रखना चाहेंगे? मैं उसमें अनएम्प्लॉयमेंट ये कहना चाहूँगा कि अभी पिछले 10 साल से जिस तरह से देश में विकास कार्य हुए हैं और बिहार भी उसमें पीछे नहीं रहा है कई मामलों में, अगर देखा जाए तो जो बेसिक फैसिलिटीज में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, गांव-गांव में बिजली आ गई है, नई-नई तकनीकी पहुंच गई है और बिहार की धरती बहुत उपजाऊ है। और राजेंद्र जो यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय पूसा, कृषि विश्वविद्यालय पूसा, वहाँ से बहुत सारे लोग ट्रेनिंग लेकर के नई तकनीकी से खेती करके बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमारी धरती सोना उगल सकती है। हर साल वहाँ पे बाढ़ आता है, बाढ़ का नुकसान तो होता है बाढ़ की वजह से, लेकिन वो फिर मिट्टी को भी उपजाऊ बना के चली जाती है। तो मल्टी क्रॉप सिस्टम करके प्लस साथ में एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन करके नई नई तकनीकी से दुग्ध उत्पादन जो होता है और उसके सामान जो बनते हैं, चीज वगैरह, आप बाहर सप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। साथ में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग गांव-गांव में लगभग फैला हुआ है, लेकिन उस पर सही ढंग से ऑर्गेनाइज ढंग से काम नहीं हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि राजस्थान, गुजरात, ये सब के जो गांव क्यों डेवलप हो गए, क्योंकि वहां पर लोगों ने घरों में काम किया। और उसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने अपने गांव में भी उतारा है, ब्लॉक प्रिंटिंग। कपड़े पर ब्लॉक प्रिंटिंग मैंने अपने गांव की महिलाओं को सिखाया, जो आसमान छू रहा है। हमारे गांव की महिलाएं, गांव के बच्चे ब्लॉक प्रिंटिंग सीख करके बेडशीट, पर्दे, कपड़े ये सब प्रिंट करते हैं। पिछले 1.5 साल में उन्होंने बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर ली है और बहुत सारे जगहों पे हमारे ये प्रिंटेड कपड़े गए हैं। तो एक छोटा उदाहरण है, जबकि इसमें मैंने कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया। मैंने सिर्फ बाहर से कुछ इंस्ट्रक्टर, टीचर ला करके और हमारे संस्थान के कुछ लोगों को बाहर भेज करके ट्रेनिंग दिया। इस तरह का एफर्ट अगर हर क्षेत्र में, हर गांव में लोग लगाएं तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं कभी कभी ये उम्मीद करता हूं कि बिहार के जितने भी नौजवान बाहर भटक रहे हैं वो वापस आएं और जो बाहर उन्होंने थोड़ा बहुत काम करना सीखा उसी को अपने गाँव में उतार लें, तो पूरे 27 राज्य बिहार राज्य पर डिपेंड हो जाएंगे। क्योंकि अगर 28 राज्यों को कोई सबसे ज्यादा फैसिलिटी दे रहा है तो बिहार के नौजवान दे रहे हैं, चाहे वो IAS IPS बन के दे रहे हो या दूध वाला बन के दे रहे हैं, सब्जी वाला बन के दे रहे हैं, लेबर बन के दे रहे हैं। अगर बिहार के लोग वापस अपने घर चले जाएंगे तो देश के बहुत सारे उद्योग बंद हो जाएंगे, मैं ये आपको बताता हूँ। और ये हमें समझने की जरूरत है, उसको अगर सही ढंग से समझा जाए तो हमारे युवा क्या करते हैं, एक दूसरे के देखा देखी बाहर चले जाते हैं। नहीं, बाहर आप जरूर जाइए, लेकिन अनुभव लेने के लिए जाइए। उस अनुभव को लेकर के वापस आइए और वहां पर देखिए कि आप उसका कैसे अपने समाज के उत्थान में योगदान दे सकते हैं। मैंने अपने बेटे को जर्मनी भेजा हुआ है, जर्मनी वो फुटबॉल खेलने के लिए गया हुआ है और वहां जाकर के उसने अपने आप को फुटबॉल में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया है 2-3 महीने के अंदर ही। लेकिन वो परमानेंट वहाँ नहीं रहेगा, जितना टाइम उसका मन करेगा वहाँ खेलेगा और फिर उस एक्सपर्टीज को ला करके इंडिया में वो अपनाएगा। ऐसा मैं भी उसको बोलता हूँ और मेरा बेटा भी इस तरह का कहता है। तो आप बाहर जरूर जाएं,
बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वहाँ का अनुभव ला करके फिर अपने समाज को आके आप बदलिए, उनको ठीक करिए, तभी सही दिशा में आप अच्छे नागरिक कहलाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि आपका ये कहना है कि जैसे अगर हम बाहर भी जाना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो उन चीज़ों को सीखें और जो भी आपका एक्सपीरियंस होता है, फिर उसे आकर अपने जो राज्य में क्या बदलाव ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, अपनी जो यहाँ पे युवा पीढ़ी है, जो अभी भी इधर-उधर भटक रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें करना क्या है लाइफ में। वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे मैं अगर मैंने पढ़ाई की इसकी सिविल सर्विसेज या कोई भी कंपटीशन की तैयारी की और अब उसमें मैं सफल नहीं हुआ, तो मेरे पास कोई भी और उपाय नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन सारे युवाओं के लिए भी एक जॉब प्रोवाइडर बनने के लिए मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा ये निर्णय होगा। और अगर हम बाहर जाते हैं, कुछ सीखते हैं, खुद का स्टार्टअप करें यहाँ पर आके, और इस तरह से आई थिंक हमारे बिहार से जो अनएम्प्लॉयमेंट की बातें अभी हम देख रहे हैं और इसका सामना कर रहे हैं, वो भी कम हो जाएगा और शायद ही फिर हमें जरूरत पड़ेगी कि हम बाहर जाएं। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। और मैं फिर बात करूंगी महिला सशक्तिकरण के बारे में कि आप महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी, उन्हें कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है। हालांकि आजकल जो महिलाएं हैं यहाँ पर भी जागरूक हो चुकी हैं, चाहे वो होम मेकर ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी अपनी बिजनेस को ऑनलाइन माध्यम से चाहे ऑफलाइन ही क्यों ना हो कर रही हैं और वो भी जागरूक हो चुकी हैं। लेकिन आप उन सारे महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी सोचती हैं कि नहीं मुझे बस शादी करके सेटल हो जाना चाहिए, इनके लिए आप कुछ बताइए। उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गृहिणी है, कुशल गृहिणी है, अपना घर का काम काज संभाल रही हैं, बच्चों को पालन कर रही हैं, उनके पास भी दिन के 11 बजे के बाद फिर कोई काम नहीं रहता है। सुबह उठ करके, एक तो गाँव में लोग जल्दी उठते भी हैं और 11 साढ़े 11 बजे तक उनका पूरा काम खत्म हो जाता है। तो अपने पड़ोसियों के साथ बैठ करके गप्पे मारने की बजाय कुछ अगर योगदान करें, सामाजिक उत्थान में कुछ काम सीख लें, कुछ स्किल डेवलप कर लें, कुछ निपुणता हासिल कर लें और फिर अपने कमाई में भी थोड़ी बढ़ोतरी करें। एक आदमी के ऊपर पूरा परिवार चलता है। जनरली बिहार के समाज में ये देखा गया है कि एक आदमी कमाता है और 7-8 आदमी बैठ करके खाना खाते हैं और गप्पे मारते हैं। हर एडल्ट आदमी को चाहिए कि वो अपने काबिलियत के हिसाब से कुछ ना कुछ करे। और अगेन आज यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लोग घर बैठे बैठे सीख सकते हैं और कर भी सकते हैं। और बहुत सारे एजेंसीज हैं जो गांव तक जा करके रिसोर्स को प्रोवाइड भी कर रही है, उनको दे भी रही है और वहाँ के प्रोडक्ट को कलेक्ट भी करके बाहर बेच रही है, जो बहुत लोगों को पता नहीं है। उनको लगेगा कि अरे मैंने सिलाई का काम स्टार्ट किया तो पता नहीं है मेरा सिलाई का सामान बिकेगा कि नहीं। उसके लिए बहुत सारी एजेंसी काम कर रही है ऑलरेडी। हमारे देश में काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। बस उन महिलाओं को सिर्फ ये चाहिए कि अपने शौक के मुताबिक, अपने इच्छा के मुताबिक कुछ काम सीख लें और उस तरह के काम को आप नेटवर्किंग से जोड़ लें। हाईएस्ट लेवल तक आप जुड़ सकते हैं। इंटरनेट आपको इस चीज़ में मदद करता है। आप मेहनत कीजिए अपनी काबिलियत के हिसाब से। जितना ही प्रोडक्ट आप करते हैं वो आपका सामान तुरंत चला जाएगा बाहर, आपके खाते में डायरेक्ट पैसा आ जाएगा। करप्शन काफ़ी कम हुआ है इस वजह से कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पॉसिबल हुआ है। तो उनको चाहिए कि घर की अर्थव्यवस्था में भी योगदान करने की सोचे। अगर खेती बाड़ी का काम है तो उसमें भी घर से बाहर निकल करके वो योगदान कर सकते हैं, बीज डालने में, पानी पटाने में, इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन ऑफ करने में, खेत की देखभाल करने में, पशुपालन में योगदान कर सकते हैं, कपड़ा सिलाई में योगदान कर सकते हैं, कुकिंग उसमें कर सकते हैं। कुछ इस तरह का एक्सपर्टीज हासिल कर लीजिए और आपका सामान बाहर बिकेगा। पैकिंग का सामान है, बहुत सारे काम है जो महिलाएं सीख सकती हैं और बराबर तरीके से कमाई करके अपने घर की आर्थिक व्यवस्था को सुधार सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं। फिर उनको किसी की बात नहीं सुननी पड़ेगी। और सबसे बढ़िया होगा कि उनके समय की बचत इस तरह से होगी कि वो जो फालतू बातों में जो टाइम बिताते हैं इधर उधर की बातें करके, लोग क्या कहेंगे, उन सब चीज़ों से वो बच जाएंगी। इस बहाने उनको थोड़ा बाहर भी घूमने का मौका मिलेगा। खुद की कमाई रहेगी तो वो दबाव के साथ बोल सकते हैं कि मैं भी आगरा, दिल्ली और
मथुरा राम जन्मभूमि मंदिर देखने, केदारनाथ, वैष्णो देवी सब जगह घूमने जाऊंगी, शहर देखने जाऊंगी, तो इसमें भी उनको सशक्तिकरण होगा। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे महिला घर बैठे बैठे कमाई कर सकती हैं। बस उनको थोड़े से जागरूकता की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, और उनके अंदर वो हौसला होनी चाहिए कि ये मुझे आत्मनिर्भर बनना है। और हर महिला को, हर लड़की को आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। तो आपने इतनी सारी जानकारी हमसे साझा की आज। आप आए हमारे इस शो पर। और अंत में बस मैं एक छोटा सा मैसेज चाहूंगी कि आप हमारे तमाम जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं और जो हमारे युवा पीढ़ी है खास करके, और जो भी लोग कुछ करना चाहते हैं लाइफ में लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये कहूंगा कि लोग क्या कहेंगे सोचना बंद कर दीजिए। भगवान ने आपको जन्म दिया है और आपको सक्षम बनाया है। आप अपने तरीके से सोचिए, अपने सुविधा अनुसार आप ट्रेनिंग लीजिए, अपने सुविधा अनुसार आप शिक्षा लीजिए, और जो भी आपने सपना देखा है उसको साकार करने में पूरे जी जान से, ईमानदारी से लग जाइए। सफलता आपके कदम चूमेंगे। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचिए। लोगों का काम है कहना, लोग कहते ही रहेंगे। तो हम अब कार्यक्रम की समापन की ओर बढ़ते हैं। और आज आपने जितनी भी जानकारियां हमसे साझा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े साहित्य वार्ता रचना दर्शन कार्यक्रम में आए और अपनी कीमती समय निकाला और हमारे बीच जितनी भी चीजें थी उस अलग अलग विषयों पर आपने बात किया। और खास करके आप खुद में एक मिसाल है हम सभी बिहार वासियों के लिए, खास करके कि जो अभी भी सोचते हैं कि नहीं हमारे सपना नहीं पूरा हो सकता, तो मुश्किलों का तो सामना करना ही पड़ेगा, चाहे वो छोटी मुश्किल हो चाहे बड़ी हो। तो मुश्किलें होती हैं, लेकिन अगर ठान लिया तो जीवन में हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, हम उसे हासिल कर सकते हैं। तो इन सभी शब्दों के साथ आज हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत नमस्कार हमसे जुड़ने के लिए। और हम साहित्य वार्ता रचना दर्शन कार्यक्रम में फिर आएंगे और फिर नए विषयों पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सर, सो मच थैंक यू। तो दर्शकों आज जी नमस्कार। तो दर्शकों वक्त हो चला है। नमस्कार मित्रों, जो भी लेखकगण, कविगण हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, तो स्क्रीन पर दी गई जानकारी से हमसे संपर्क करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।